नमस्कार। राशिफल ज्योतिष शास्त्र की एक विधा है जिसके माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। राशिफल में गणना की जाती है कि ग्रह की चाल और नक्षत्र का प्रभाव जीवन में क्या होगा। राशिफल व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी देता है। किसी भी जातक के लिए राशिफल की गणना दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पर की जा सकती है। राशिफल से व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन, करियर, परिवार, प्रेम जीवन आदि के सभी पहलुओं के बारे में बताया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशि वर्णित हैं। इसमें ग्रह की स्थिति का अध्ययन करके व्यक्ति या जातक के भविष्य के बारे में बताया जाता है। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अलग अलग भविष्यवाणी की जाती है। किसी भी जातक की राशि का पता उसकी जन्म तिथि, जन्म का स्थान, वर्ष और स्थान के आधार पर लगाया जा सकता है। राशि के जरिए जातक का व्यक्तित्व और स्वभाव भी पता चलता है। राशिफल पढ़ने और जानने की आवश्यकता पर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राशिफल हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है और हमें उनका सामना करने में मदद कर सकता है। इससे वो एक मार्गदर्शन की तरह मानते हैं। कुछ लोग राशिफल पढ़ने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी ध्यान देते हैं। वे मानते हैं कि सकारात्मक राशिफल पढ़ने से लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ वो अधिक प्रेरित हो सकते हैं। इस विषय को और अधिक गहराई और बाकी बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ हैं श्री शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र पांडे जी पिछले 15 साल से ज्योतिष का अध्ययन और अभ्यास कर रहे हैं। आप दुनिया भर में प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं। आप वाणिज्य और विधि स्नातक हैं। आपने ज्योतिष की शिक्षा अपने परिवार की परंपराओं से ली है। आपने कुछ सालों तक एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में भी काम किया, लेकिन ज्योतिष और पराविज्ञान में अधिक रुचि और लगन थी, इसलिए कानून का पेशा छोड़ दिया और ज्योतिष के छात्र बन गए। आपने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष में आचार्य किया है। आप आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और नवीन दृष्टि वाले तत्व और उपचारात्मक ज्योतिष पर बहुत काम कर रहे हैं। आपकी भविष्यवाणियों में अधिक सटीकता के लिए हस्तरेखा और अंक विज्ञान का समायोजन देखने को मिलता है। आपको रत्न, मंत्र और वास्तु की विशेषज्ञता प्राप्त है। आप लाइव टीवी, वॉइस ऑफ इंडिया, टोटल टीवी, हमार टीवी, जी टीवी, तेज और आज तक जैसे कई टेलीविजन शो में सफल ज्योतिषी हैं और वहां काम कर रहे हैं। अब आप वास्तु और ज्योतिष संदर्भ तथा सूर्य किरणों के प्रभाव पर एक शोध कर रहे हैं। आपने ज्योतिष और वास्तु में गहन अध्ययन के लिए एक शोध केंद्र, ज्योतिष लैब की स्थापना की है और आपका मानना है कि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है और यह केवल सर्वशक्तिमान की कृपा से ही सत्य बनता है। मैं संभव ज्योतिष की टीम की तरफ से श्री धर्मनारायण शर्मा जी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस विषय को समझने के लिए मैं श्री धर्मनारायण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारे विचार आपके मन में आ रहे हैं वो पांडे जी के साथ साझा करें और इस गूढ़ विज्ञान के लिए हम उनकी और अधिक सहायता लें ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिले। दैनिक राशिफल से संबंधित जो भी हम बात करना चाहते हैं, श्री धर्मनारायण शर्मा जी। थैंक यू राजदीप जी एंड शैलेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले हाँ, राजदीप जी ने आपका इंट्रोडक्शन काफी डिटेल में दिया और आपके बारे में बताया, जो कि लोगों को पता होना चाहिए। और आपकी काफी विशेषज्ञता है। दैनिक राशिफल में आपका स्पेशलाइजेशन है। सर, मैं एक दैनिक राशिफल का एक सवाल जो कि एक कॉमन मैन का होता है जनरली, कि दैनिक राशिफल को कैसे देखना चाहिए। क्योंकि जब आप बताते हैं कि राशि से, तो लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि वो राशि चंद्र राशि है या सूर्य राशि है। जनरली लोग, आपने देखा होगा कि सन साइन की बात करते हैं या कोई जी मून जी साइन की बात करता है। कुछ लोग लग्न की बात करते हैं। तो सर, इसमें जी। थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि एक कॉमन मैन को अपना आपका जो दैनिक राशिफल है उसे किस तरह से समझना चाहिए। सबसे पहले राजदीप सर का और धर्म नारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विशेष मंच पर मुझे आने का अवसर दिया। ज्योतिष मैंने जरूर परंपराओं से सीखा है, लेकिन ज्योतिष में जो गहनता, जो गूढ़ता पैदा हुई है, उसके लिए मैं भारतीय विद्या भवन का, वहां के अपने गुरुजनों का और परम आदरणीय श्री के.एन. राव का आजीवन ऋणी हूं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया कि ज्योतिष वास्तव में है क्या। अब अपने विषय पर आते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं, अक्सर सवाल भी आते हैं कि मैं अपनी राशि देखूं कैसे, सन साइन से देखूं
कि भाई 23 जून से 23 जुलाई कर्क राशि है उसके हिसाब या से देखूं, या मेरा कर्क लग्न है उसके हिसाब से देखूं, या मेरी कुंडली की राशि कुंभ है मैं उसको फॉलो करूं। जो चंद्र राशि की गणना है कि चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर कर रहा है, आज मेष राशि में है, इसके सामान्य प्रभाव आपके ऊपर क्या होंगे ये आप सूर्य राशि से बहुत सटीक नहीं बता सकते, क्योंकि सूर्य 1 महीना लगभग एक राशि में रहता है। तो 1 महीने में जितने लोग भी पैदा हो गए सबकी सूर्य राशि एक ही हो गई, तो उसका जो सर्कल है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अब अगर हम चंद्र राशि देखें तो मोटे तौर पे 2.25 दिन तक लोगों की राशि एक होती है, लेकिन उसको और अगर हम छांटे काटें तो नक्षत्र के हिसाब से हर दिन की राशि अलग अलग होती है। चंद्रमा मेष राशि में 3 तरह के परिणाम दे सकता है। और जहां तक लग्न की बात है, देखिए अच्छा तो यही होता कि हम लोगों को लग्न के हिसाब से बताते कि भाई मेष लग्न वालों को आज ये ध्यान रखना है, वृष लग्न वालों को ये ध्यान रखना है, लेकिन लग्न जो है वो एक सामान्य शब्दावली नहीं है, और भारत की या दुनिया की लगभग 70% जनता लग्न के बारे में नहीं जानती। राशि के बारे में लोग जानते हैं, गांव देहात में भी आप पूछेंगे तो वो अपने नाम से बता देंगे कि मेरा नाम राम है तो मेरी राशि पंडित जी बताए थे कि तुला होगी। तो राशि के बारे में जागरूकता थोड़ी ज्यादा है चंद्र राशि के बारे में, इसीलिए हम जो राशिफल बताने का प्रयत्न करते हैं वो चंद्र राशि से करते हैं, वो सूर्य से भी नहीं करते और वो लग्न की राशि से भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से आपने बताया कि जैसे कॉमन मैन को समझने में बहुत आसानी रहे और उससे वो अपने आप को रिलेट कर सके। एक जी इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन, जैसे राशिफल डेली का जैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं या बताया जाता है, तो उसमें क्या हम बड़े डिसीजन लेने में, जैसे कि यात्रा पे जाना है या किसी को वाहन परचेज करना है, इस तरह के बड़े मैटर्स में जो मेजर डिसीजंस होते हैं लाइफ के, उनमें क्या ये इट अफेक्ट्स, मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली काम करता है या डेली राशिफल के हिसाब से करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं राशिफल किसी राशि के बारे में बताता हूं तो मैं 2 ग्रहों पे ज्यादा ध्यान रखता हूं। एक बुध पर, क्योंकि बुध बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, वक्री हो गया, अस्त हो गया, आगे चला गया, पीछे चला गया। बुध की गति चंद्रमा के बाद सर्वाधिक तेज है, तो मैं बुध वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह समझना होता है कि आज पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे अधिक ध्यान लोग पैसे पे ही देते हैं कि भैया आज पैसे वाला दिन कैसा है। तो बुध उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अगर हम गोचर देखें तो बुध जब वक्री होगा, जब अस्त होगा, जब भी किसी ग्रह के साथ कंजक्ट करेगा तो वो तुरंत कुछ खास राशियों की आर्थिक स्थिति पे असर डाल देगा। अब अगर हम चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा के बारे में कहते हैं भाई मोटे तौर पे 4, 8, 12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी राशि फल देखिए, अगर चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ है तो मैं जरूर कहता हूं कि सावधान रहो, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। 8 में है, 12 में है, तो भी हम सावधानी बरतने को कहते हैं। तो अगर आपको अपनी राशि फल में सावधानी की बात दिखाई देती है या दिखता है कि आज का दिन थोड़ा भी नकारात्मक है, तो आप बड़े डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। जैसे बड़ी खरीदारी ना करें, गाड़ी ना खरीदें, कोई बड़ा पेपर साइन ना करें। लेकिन अगर हम विवाह के लिए जाएं या किसी बहुत बड़े पैसा लगाने के लिए उपक्रम में जाएं तो उसमें आपको अपनी कुंडली पर निर्भर होना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि होता क्या है, मान लिया अगर इसको बहुत डिटेल में चलें, आपकी कुंडली पे चलें, आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में चतुर्थ भाव में 32 नंबर हैं। अब चंद्रमा अगर चौथे भी गोचर करेगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो जिस भाव में गया है वहां पे नंबर उसके पास जरूरत से ज्यादा है। इसीलिए जब बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना हो, विवाह जैसा मामला हो, पार्टनरशिप जैसा मामला हो, 100-200 करोड़ लगाने की बात हो, तो आप दैनिक राशिफल से केवल ये समझ सकते हैं कि हाँ आज थोड़ा सेंसिटिव मामला है, और अगर सेंसिटिव मामला है तो किसी ज्योतिषी से, किसी दैवज्ञ से परामर्श ले लें। लेकिन नॉर्मल लाइफ के लिए, जैसे आपको यात्रा करनी है, आज आपको छोटी मोटी खरीदारी करनी है, आज परिवार में कोई माहौल खराब ना हो जाए, आज अशांति पैदा ना हो जाए, इन सब चीजों को अगर आप थोड़ा सा राशिफल से गाइडलाइन लेकर चलें तो मुझे लगता है कि आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। कम से कम बहुत बेहतर ना भी हो तो बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं।
एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं कि इसके राशिफल की महत्वता क्या है। क्योंकि अब तक क्या है कि राशिफल देख के आदमी लाइटली लेते हैं उसको। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनफैक्ट इसी से रिलेटेड है कि पूरे दिन के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, आदमी सुबह अपना दिन शुरू करता है, तकरीबन तब राशिफल आ जाते हैं। और जी। राशिफल न्यूज़पेपर से या टीवी से, उनको जनरली एक कॉमन प्रैक्टिस है हर घर में कि राशिफल देखना या सुनना या पढ़ना, उसके हिसाब से दिन। क्या इसकी इफेक्टिवनेस पूरे दिन पर रहती है, या ये जैसे चंद्रमा की मूवमेंट होती है तो राशिफल के जो फल हैं उसमें फर्क आने लगता है दिन भर में, या उसके हिसाब से कुछ उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए जातक को डेली के हिसाब से? देखिए, पहले तो अगर आपको राशिफल देखना है तो मोटे तौर से सूर्योदय तक आप इसको लेकर चलिए। आज का सूर्योदय 5:30-6 बजे के आसपास होता है और लोगों का दैनिक जीवन लगभग 8 बजे के आसपास शुरू होता है। तो आप 8 बजे से मान के चलिए कि रात में जब तक आप सो नहीं जाते हैं तब तक आप मोटे तौर पे उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात यह है राशिफल के साथ कि बहुत बार ऐसा होता है कि चंद्रमा दोपहर के 3 बजे तक मीन में था, उसके बाद मेष में चला गया। अब आपकी कुंडली जो है वो सिंह राशि की है, तो चंद्रमा जब तक मीन में था दोपहर 3 बजे तक, तब तक हम कहेंगे कि दिन भर सावधानी रखो, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। यानी अगर आपको दिन में कोई तनाव हुआ, कोई टेंशन हुआ, ऑफिस में कोई झंझट हो गया, बॉस से कोई दिक्कत हो गई, तो हम यही कहेंगे कि भैया आप शांत रहो, आप परेशान मत हो, शाम से स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक तरह से अगर चंद्रमा की गति या राशि बदल रही है तो आपके दिन के परिणाम में परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन शुरू हुआ 2 घंटे बाद चंद्रमा बदल गया, तो हम कहेंगे कि दिन की शुरुआत में सावधानी रखो, बाकी दिन आपके लिए ठीक है। और इस पर एक नया पैटर्न मैंने बहुत पहले डेवलप किया था जब मैं लाइव इंडिया में काम करता था। तो उस समय हमने क्या किया था कि आज चंद्रमा अगर आपके लग्न में है तो हम आपको 90 नंबर देंगे, 100 में 90%। 100 में 100 तो कह ही नहीं सकते, 100 में 90% आपका दिन आपके फेवर में रहेगा। चंद्रमा अगर 4, 8, 12 में है तो हम आपको 60% का भाग्य आज दे देंगे। यानी भाग्य एवरेज ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि लोग राशि फल अपनी पूरी तरह से नहीं देखते, लोग क्या करते हैं नंबर देख लेते हैं। अच्छा, आज 100 में 90 नंबर मिला, इसका मतलब दिन ठीक है। आज 100 में 60 नंबर मिला तो दिन थोड़ा गड़बड़ है। तो इससे भी थोड़ा सा आपको चंद्रमा की ताकत समझने में सुविधा होती है। 70 नंबर मिल गया तो यानी एवरेज है, मिला जुला रहेगा। 80 या उससे ऊपर का नंबर बहुत अच्छा दिन बना देता है। 70 या 60 नंबर जो है वो थोड़ी सावधानी की बात करता है। इस पैटर्न पे काम करने से लोग नंबर देखने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और नंबर देख के एक मोटा अनुमान लगा लेते हैं कि आज का दिन कैसा जाएगा। बट ये तरीका कुछ ज्यादा, मतलब मुझे इट साउंड्स बेटर कि एक आदमी को अगर परसेंटेज ऑफ बेटरनेस पता लगती है कि 90 से ऊपर नंबर आ रहे हैं या 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, जैसे कि एज ए स्टूडेंट आते हैं तो अच्छी पॉजिटिविटी है, और 40 से नीचे आ रहे हैं तो थोड़ी निगेटिविटी बढ़ रही है। बिल्कुल दैट्स एन बिल्कुल। गुड आइडिया सर, आपने अच्छी चीज बताई। थोड़ा इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पे जाते हैं। जैसे ज्योतिष को जानने वाले जो लोग हैं उनके लिए मुहूर्त है, या फिर उसमें योग आ गया दिन में, फिर उसके करण आ, तो इनको दैनिक राशिफल से कैसे रिलेट किया जा सकता है? कोई डिसीजन लेने में या कोई स्पेसिफिक काम करने में क्या हमें स्पेसिफिकली उन तक जाना चाहिए, या चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से ही आप अपने दिन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसी के हिसाब से चलें, या बिल्कुल माइन्यूटली जाना चाहिए? आज मुहूर्त ये निकल रहा है, फिर उसमें योग ये आएगा, फिर योग में पर्टिकुलर टाइम पे करण ये होगा, तो थोड़ा इस पे प्रकाश डालें सर। शर्मा सर, ये देखिए कि बेसिकली जब हम पंचांग बताते हैं किसी कार्यक्रम की शुरुआत में तो तिथि, नक्षत्र, राशि, योग, करण ये सब बता देते हैं। लेकिन इसको आप दैनिक राशिफल में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यादातर मुहूर्त विज्ञान का विषय है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि भाई आज विष्टिकरण है, भद्रा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए।
लेकिन उतना डिटेल आप बता नहीं सकते, क्योंकि आम आदमी उतना डिटेल समझेगा ही नहीं, उसे नहीं पता है कि करण क्या है, योगों का कितना असर पड़ता है, या नक्षत्र के अलग अलग चीजों का कितना असर पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों को डे टू डे लाइफ में बड़े निर्णय लेने होते हैं, वो एक अलग से अपना एक पैटर्न पे राशिफल बनवाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं या बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो नक्षत्र पंचांग का पूरा इस्तेमाल करते हैं कि आज कोई निर्णय लेना है तो इसमें योग क्या है, करण क्या है, ये देखा जाए। लेकिन एक आम आदमी को आप इस तरह से गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से आदमी दो तीन ही मौकों पर काम करता है। एक गृह प्रवेश के समय, एक विवाह के समय, मृत्यु के समय ये देख लेता है कि भाई पंचक तो नहीं है, और बाकी कोई बड़ी खरीदारी करनी हो गई तो मुहूर्त देखता है। वरना सामान्य आदमी को मुहूर्त के पचड़े में पड़ने का समय भी नहीं है, और वो समझना चाहता भी नहीं। आप उसे समझाते रहिए, वो समझेगा ही नहीं। इसीलिए चंद्रमा से जब आप उसे समझाते हैं कि देखो भाई, चंद्रमा की प्लेसमेंट आज ठीक नहीं है, आज तुम्हें केवल 60 नंबर मिल रहे हैं, आज का दिन बेहतर नहीं है, तो वो मान जाता है कि हाँ, आज का दिन हमारे लिए ठीक नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन जो आप बता रहे हैं, मुझे याद है कि एक गुरुजन हमारे भारतीय विद्या भवन में थे, श्री के जोशी सर। उन्होंने एक बड़ा गोल्डन टिप दिया था कि देखो, जब गोचर देखोगे तो लग्न से देखो, गोचर हमेशा लग्न से देखो, और मुहूर्त हमेशा चंद्रमा से देखो। तो जब इस फंडे पे मैं चला, और जब इस फंडे पे मैं चलता हूं, तो गोचर को लग्न पे फिट करने पे बड़े निर्णयों के लिए परिणाम बड़े सही मिलते हैं। लेकिन जैसा आपको शुरू में ही मैंने बताया कि चक्कर ये है कि आम आदमी अपनी राशि में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो राशि के बारे में मोटे तौर पे जान ही लेता है। तो इसीलिए हम राशि से गोचर बताते हैं। योग का, करण का, नक्षत्र का अपना महत्व जरूर है, लेकिन उतना बताने में आप समझिए कि एक कार्यक्रम की लंबाई लगभग 2-2.5 घंटे हो जाएगी, और उतना कोई सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लोगों को सिर्फ ये सुनना है कि आज पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज यात्रा कैसी रहेगी कि नहीं रहेगी, और आज का दिन परसेंटेज वाइज कैसा रहेगा। इसीलिए उसको बहुत कोशिश करके हम लोगों ने एक परसेंटेज पे सेट किया कि ये परसेंटेज देख के आप अनुमान लगा लीजिए कि दिन आपका कैसा रहेगा। नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं आज की ये जो हमारी डिस्कशन है, आई फील इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द पीपल। लोगों को ये भ्रांतियां दूर होंगी कि दैनिक राशिफल का बेसिस क्या रहता है, दैनिक राशिफल क्रिएट कैसे किए जाते हैं, दैनिक राशिफल का पूरा एलेबोरेशन क्या है। कुछ जी लोग टेक्निकली इसको मानते हैं कि अरे अरे ये तो बड़ा लाइटली इतने लोगों के लिए कैसे होगा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं जो कि एक कॉमन मैन को भी समझ आएगा, और जो ज्योतिष पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या ज्योतिष से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए भी यूजफुल रहेगा। अब इसमें पांडे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर आदमी बड़ा क्यूरियस रहता है। राहु काल के बारे में बताएं आप थोड़ा सा। देखिए, राहु काल जो है वो ऐसा माना जाता है दक्षिण भारत में खास तौर से कि राहु काल में महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। गुजरात का अपना पैटर्न है चौघड़िया का, वो चौघड़िया के हिसाब से चलते हैं कि शुभ काल कौन है, चर बेला कौन सी है। और बंगाल का अपना एक बेला होता है उनका, अच्छा और बुरा समय। राहु काल को आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्योतिष में राहु काल इतना महत्वपूर्ण है कि उसके चक्कर में आप कोई भी काम ना करें। बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं आजकल कि मेरे बेटे का जन्म हुआ था बुधवार को दोपहर में 12:30 बजे, पंडित जी उस समय राहु काल चल रहा था, बुरा तो नहीं होगा? अब राहु काल का किसी के जन्म से क्या संबंध है? पंचांग में भी उसको स्थान नहीं दिया गया है। कुंडली जब बनाते हैं, पहले पन्ने पे उस दिन का पंचांग और बाकी ग्रहों के विवरण लिखते हैं, उसमें भी राहु काल को महत्व नहीं देते हैं। तो मुख्यतः राहु काल आम लोगों की वजह से इतना पॉपुलर हो गया है, दक्षिण से उत्तर तक आ गया है, और लोग ज्यादातर राहु काल को अवॉइड करते हैं, वो उनकी अपनी मनोदशा है। लेकिन वास्तव में ज्योतिष में राहु काल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको नजरअंदाज मत करिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बता देता हूं लोगों को, राहु काल देखिए बुधवार है तो दोपहर 12 से 1:30 तक होगा, लेकिन उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। होता क्या है कि आपके मन में पहले से एक भावना है कि राहु काल में काम करेंगे तो बुरा होगा, नकारात्मक परिणाम होंगे, और जब आप नकारात्मक भाव के साथ राहु काल में कोई काम करने जाते हैं तो वो काम बिगड़ना ही है, आपकी मना शक्ति उस काम को खराब कर देती है।
लेकिन टेक्निकली राहु काल का ऐसा कोई चक्र नहीं है जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सके। राहु काल का प्रचलन इस समय इतना ज्यादा है कि लोग पूजा पाठ करने से, यात्रा करने से डरते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम ही राहु काल में पड़ रहा है, अब आपकी परीक्षा का समय दोपहर के 3 बजे है, मंगलवार का दिन है, तो राहु काल 3 बजे होगा, तो आप परीक्षा नहीं छोड़ सकते। इसलिए राहु काल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिलेवेंट नहीं है। ये आपके मानने की बात है, लोग विचार की वजह से, लोगों की अपनी मान्यताओं की वजह से पॉपुलर हो गया है। राहु काल को इतना महत्व देना मैं नहीं समझता कि बहुत सही है। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स एक्सीलेंट। क्योंकि राहु काल से एक राहु वर्ड से ही और शनि वर्ड से ही दुनिया में एक बहुत एक भय का फीलिंग आ जाती है कि राहु, ओ राहु काल। तो क्योंकि लोगों को राहु काल और राहु में अंतर समझना या उनकी सिमिलैरिटी समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। जी और राहु वर्ड से लोग काफी उसका मिसयूज भी हो रहा है आज की तारीख में। सिंस कलयुग चल रहा है तो हर तरह की चीजें चल रही हैं। ज्योतिष में क्लैरिटी होना कि कितनी उसकी यूटिलिटी है, या दैनिक राशिफल का कितना उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। चाहे दैनिक राशिफल से उस समय समय ठीक ना हो, जैसे आपने कहा कि जी एग्जाम है या किसी को हॉस्पिटलाइजेशन है या किसी का कोई ऑपरेशन है, तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैनॉट अवॉइड। तो इतना रिजिडली जो मैंने समझा कि दैनिक राशिफल को रिलेट नहीं करना चाहिए और अपने दैनिक कार्यों में केवल प्रभु का उसको एक आशीर्वाद लेके गाइडलाइन करना। के तौर पे, केवल एक गाइडलाइन के तौर पे कि उसका इस्तेमाल करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आज का दिन निगेटिव इंडिकेट कर रहा है तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं, और अगर पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है तो अपने महत्वपूर्ण काम कर लें, सारे काम निपटा लें, दिन का फायदा उठा लें। बेसिकली वो फायदा उठाने की और नुकसान से आपको बचाने की एक क्रिया है, एक तरीका है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक सर, एक थोड़ा एक जो ज्योतिष जानने वाले लोग हैं उनके भी सवाल होते हैं, थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा। एक दशा से भविष्य की प्रिडिक्शन होती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन, जैसे आपकी दशा चल रही है जिसे दशा फल कहा जाए प्रैक्टिकली, जी जी और एक दैनिक राशि फल। तो उस दिन पर्टिकुलरली आपका भविष्य फल कुछ बताया गया है और पर्टिकुलर डे पे आपका कुछ खराब दैनिक राशि फल आ रहा है। हाउ डू यू सजेस्ट, इनको कोरिलेट करना चाहिए, इनसे अवॉइड करना चाहिए, या इसको कैसे लेना चाहिए? देखिए, पहली बात जो मैं इतने दिनों में समझ पाया वो ये समझ पाया कि दशा जो है उसके ऊपर गोचर प्रिवेल नहीं कर सकता। आपकी इंडिविजुअल दशा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हम दशा की गणना करते हैं वो भी चंद्रमा के अंशों से ही करते हैं, यानी दशा में भी चंद्रमा का ही रोल है। इसीलिए दशाओं का एनालिसिस हम दो तरीके से करते हैं, लग्न कुंडली से भी करते हैं और चंद्र कुंडली से भी करते हैं, क्योंकि बिना चंद्र कुंडली के दशा का एनालिसिस एकदम गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा से ही प्रकट हुई है। अब होता क्या है कि अगर आपकी दशा शानदार चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है, और आपका दैनिक राशिफल बहुत ही बुरे परिणाम दिखा रहा है, तो वो बुरे परिणाम इतने मिनिमाइज हो जाएंगे कि आपके ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशा के ऊपर गोचर प्रिवेल नहीं कर सकता। अगर आपकी महादशा शानदार, अंतरदशा बढ़िया, प्रत्यंतर भी बढ़िया चल रहा है, तो गोचर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी राशि का प्रभाव तो देखिए पड़ेगा चंद्रमा का, लेकिन वो 1% पड़ेगा, 2% पड़ेगा, जिससे कोई बहुत बनता बिगड़ता नहीं है मामला। अब देखिए, गोचर में ही हम चूंकि ये देखते हैं दशा और राशि वगैरह। अगर हम गोचर की बात करें तो गोचर में यूजुअली क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं या ज्यादातर जनता ये जानती है कि 7.5 चलेगी तो बहुत ही बुरा होगा, अगर 7.5 चल गई तो आपकी खैरियत नहीं है। 7.5 चलती है गोचर से, और इंडिविजुअल दशा आपकी कुंडली में चलती है। भारतवर्ष के तमाम प्रधानमंत्री 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने। लेटेस्ट नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक की 7.5 में 3 टर्म प्रधानमंत्री हो गए। तो इसलिए गोचर असर करेगा, लेकिन आपकी दशा से ज्यादा ऊपर जाने की सामर्थ्य नहीं है। तो अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बहुत ही बढ़िया चल रही है, तो आपको दैनिक राशिफल देख के एक
गाइडलाइन ले लेनी है, लेकिन लेके बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि गोचर कह रहा है कि भाई आपके लिए तो बहुत ही कष्ट का समय है और आपकी दशा शानदार चल रही है। उस कष्ट को आप बिना छुए हुए ही आगे निकल जाएंगे, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट। बहुत बहुत ही मजेदार डिस्कशन चल रहा है। आपने बहुत सारी आज जो भ्रांतियां हैं, थोड़ी सी लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, काफी क्लियर की है कि दैनिक राशिफल की यूटिलिटी भी है और कितने पर लेवल पर है, और दशा से और दैनिक राशिफल को कैसे रिलेट करना है, कैसे नहीं रिलेट करना। मैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिज्ञासाएं, लोगों की जिज्ञासाएं, क्वेश्चंस आते हैं, पर आज समय का थोड़ा लिमिटेशन है। तो आई विल रिक्वेस्ट राजदीप जी, आपके पास कुछ सवाल है तो आप पांडे जी से इस समय को बिल्कुल यूज करें, आज करें उनसे सवाल। जितने मन में सवाल थे वो शर्मा जी ने पूछे हैं, और पांडे जी ने बड़े सरलता के साथ हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी आने वाले समय में भी किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रॉब्लम का क्या निवारण दैनिक राशिफल और दशा से हो सकता है, बहुत सरल तरीके से हमें समझाया। मैं बस एक छोटा सा अपना सवाल यहाँ बड़ा 2 मिनट में खत्म करना चाहूंगा पूछकर, और बड़ा जल्दी से आपसे आंसर चाहूंगा। आजकल जो मुहूर्त या राशिफल जो है वो डबल उस पे चल गए हैं, जैसे दीपावली 2 दिन, कोई भी हाँ। त्योहार 2 दिन। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया है। तो हमें उत्तर भारतीय होने के नाते, दक्षिण भारतीय होने के नाते, एक एक आम आदमी होने के नाते हमें किस पर ज्यादा, पंचांग पर या दैनिक राशिफल पे या दैनिक जीवन में हम किसको मान लें, ताकि हम उन चीजों को ठीक मना भी पाए और समाज के साथ हमारा जो एक कॉम्बिनेशन है वो भी बना रहे। राजदीप सर, बहुत सही बात कही आपने। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि पहले जमाने में त्योहार एक ही होते थे, अब ये कौन सा समय आ गया कि हर त्योहार 2 दिन होता है। हम्म। देखिए, त्योहार पहले भी ऐसे ही होते थे, ऐसा नहीं है कि तिथियां बदल गई पर परिणाम बदल गए। पहले सोशल मीडिया नहीं था, चीजें पहुंचती नहीं थी और इतने तेजी से फैलती नहीं थी। मुझे याद है कि मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूं। अक्सर गोरखपुर में होली तब मनाई जाती थी जब पूरे देश में मना ली जाती थी। अक्सर 2-2 दिन होली मनती थी। लेकिन अब तो सोशल मीडिया की वजह से चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि त्योहार एक ही दिन होता है, लेकिन हमारे धर्माचार्यों में, हमारे पंचांगकर्ताओं में इसको लेके कोई मतैक्य नहीं है, कोई एक मत नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जैसे मेडिकल बोर्ड है भाई, एक पंचांग का बोर्ड बना दो, एक ज्योतिष का बोर्ड बना दो, जिस पर साल की शुरुआत में एक पंचांग आ जाए। पंचांग ना भी आए तो कम से कम त्योहारों का एक, सारे इलाकों से, सारे ज्योतिषियों से, धर्माचार्यों से राय लेकर के एक डेट निकाल दी जाए कि त्योहारों की ये डेट रहेगी। तो ऐसा अगर कर दिया जाए तो बढ़िया होगा। मैं समझता हूं कि भविष्य में, देखिए, भारतीय विद्या भवन ने भारतीय ज्योतिष को एक दिशा दी है। मैं इतना ऋणी हूं इस संस्था का कि मैं जब भी सोचता हूं कि अगर उस तरह से मुझे पुष्पित पल्लवित नहीं किया गया होता तो परमात्मा ही मालिक थे क्या होता। तो जब भारतीय विद्या भवन अनगढ़ पत्थरों को हीरे की तरह बना सकता है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम साल के आरंभ में जब हमारा संवत शुरू होता है तो एक पंचांग भारतीय विद्या भवन से निकाल दिया जाए। और हमारे यहाँ तो एक से एक विद्वान ज्योतिषी पंचांग कर्ता मौजूद हैं, वो निकाल के दे दे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें कि देखो भाई, हमारे हिसाब से ज्योतिष और गणनाएं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब देखिए, जिसको नहीं मानना है उसको तो कोई भी कहेगा वो नहीं ही मानेगा, लेकिन कम से कम हम ये दायित्व उठाएं और ये दायित्व उठा के भारत में उसका सर्कुलेशन करें, ताकि धीरे धीरे जो त्योहारों को लेके मत वैभिन्न हो रहा है वो बंद हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समय की मर्यादा के कारण हमें रोकना पड़ेगा अपने आप को। किसी नए विषय और नए क्वेश्चन के साथ, नए सवालों के साथ हम जरूर आपके पास आएंगे। तब तक जी। आप अपना ज्ञान और अपनी वाणी को ऐसे ही चलाते रहिए, ताकि हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मनारायण शर्मा जी की तरफ से और अपनी संभव ज्योतिष की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार।